हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखें, सबसे पहले बात ये आती है कि परमाणु मॉडल से मतलब क्या है। परमाणु मॉडल शब्द समझाने की बात कैसे है, मतलब मॉडल से मतलब क्या है। परमाणु मॉडल जो इससे पहले जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जो एटम के बारे में मैंने आपको सारा कुछ समझाया था, उसमें तो हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताई थी, जो परमाणु की संरचना बताई थी, वो बताया था। इन सभी मॉडल का कंक्लूजन कौन कौन से मॉडल थे मैंने उसमें थोड़ा डिस्क्राइब भी किया था। थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल और समरफील्ड का मॉडल। तो जो इन चारों के मॉडलों के आधार पर जो बाद में कंक्लूजन निकल के जो आता है, उसके बाद हम कह पाते हैं कि हाँ, एक परमाणु एक गोलाकार स्ट्रक्चर होती है जिसमें बीच में नाभिक उपस्थित होता है, जिसका संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित होता है। कैसे समझें कि परमाणु गोलाकार स्ट्रक्चर, बीच में नाभिक होता है, धनावेशित होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके जो चारों ओर जो ये कक्षाएं होती हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में नाभिकीय बल न्यूक्लियस फोर्स की सहायता से बंधित रहते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य बल या ऊर्जा के बिना इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आता है। तो बात यह है कि बता दिया हमने कि ये जो मॉडल था, ये था सभी मॉडलों का निष्कर्ष। ये तो बाद में निकल के आया था कि भाई थॉमसन ने अपने प्रयोग किए, उसने अपना मॉडल दे दिया। फिर बाद में जब थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां वैज्ञानिकों के द्वारा देखी गई तो रदरफोर्ड आया, फिर उसमें कमियां आई, फिर बोर का मॉडल, फिर समरफील्ड का मॉडल। तो सबसे पहले बात स्टार्टिंग से होती है कि भाई हमने एटम तो खोज लिया, अब एटम की स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सर्वप्रथम बताया था जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। मॉडल में आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी वैज्ञानिक ने स्टार्ट किया कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है, तो उसे ही हमने एक परमाणु मॉडल के नाम से नाम दे दिया है, क्योंकि ना तो ये 100% सही है और ना ही 100% गलत है। तो इस चक्कर में इसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं कह सकते हैं। तो इसे हमने क्या दिया, परमाणु का मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में इसका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है, सबसे पहली बात थॉमसन ने बताया था कि परमाणु होता क्या है। परमाणु एक ठोस गोलाकार गोला है, एक ठोस गोला है परमाणु, जिसमें कि धनावेशित, जिसमें इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है धनावेश की भांति पूरे, मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे आप ये कह दिया मैंने कि ये जो गोला है, इसकी जो आकृति थॉमसन ने बताई थी, वो बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस की बात नहीं है, कोई भी किसी भी, न तो यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया है, कोई भी प्रोटॉन के बारे में बात की जा सकती है कि यहाँ धनावेशित बताया है। तो बात सुने कि 10⁻⁻10 रेडियस, भाई गोलाकार है तो उसकी जब आकार देंगे तो बात रेडियस की ही की जाएगी। तो 10⁻⁻10 मीटर का ये गोला हो जाता है। इसमें जो धनावेशित है, जो परमाणु का जो धनावेशित भाग है, वो पूरा इस संपूर्ण द्रव्यमान के रूप में चारों तरफ वितरित रहता है। ठीक
ठीक है, कैसे भाई 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर का गोला हो गया, जिसमें धनावेशित जो पार्ट है, धनावेशित बता लो, इसको मैं लिख देता हूं, धनावेशित भाग, पॉजिटिव एरिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि परमाणु तो उदासीन होता है। उदासीनता के बारे में ही इन्होंने ही बताया था कि अब इन्होंने उदासीनता के बारे में इन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की थी कि जब ये धनावेश है तो इसको धनावेश को बैलेंस करने के लिए धनावेशित इलेक्ट्रॉन भी इसमें उपस्थित होंगे। वो कैसे होंगे? इन्होंने तुलना की थी तरबूज के साथ, प्लम पुडिंग मिठाई आती है एक तरीके की, उसके साथ। उन्होंने बताया कि इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज, कैसे तरबूज के अंदर बीज। अब बात सुने कि जो तरबूज का जो गुद्देदार हिस्सा होता है उसकी तो इन्होंने तुलना इन्होंने की सी धनावेश से, और जो बीज जो होते हैं तरबूज के, उन्होंने इसकी तुलना की थी धनावेशित इलेक्ट्रॉन से। तो ठीक है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं, धनावेश और ऋणावेश परिमाण में बराबर होते हैं, जभी तो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको निरस्त कर देते हैं, और जो परमाणु हमारे पास मिलता है वो मिलता है उदासीन। विद्युत उदासीनता का जो इन्होंने बताया था, ये परमाणु उदासीन होता है। इसके हिसाब से हम बात कर चुके हैं कि धनावेशित हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हुए हैं जिसमें तरबूज के अंदर बीज उपस्थित होते हैं। तो अब देखें कि परमाणु धनावेशित गोला, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बता दी, विद्युत उदासीनता समझा दिया, आकार की बात हो गई। तो ये छोटा सा बहुत सिंपल सा मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, परंतु ये कुछ हद तक सही भी था और कुछ हद तक ये गलत भी, कई सारी इसके अंदर कमियां भी देखी गई। तो आप देखें कि अब इसकी सहायता से जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको 3 नाम दिए जाते हैं। 5वां पॉइंट लिख सकते हैं आप, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, और एक तरबूज मॉडल। ठीक है, इसको 3 नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल। के जो ये तीनों हैं वो जे थॉमसन के द्वारा ही दिए गए हैं। एक ही मॉडल है तीन, इसको 3 नामों से हमारी केमिस्ट्री के अंदर इसको जाना जाता है। इसके बाद बात आती है कि इसकी सहायता से हम कौन सी जो घटनाएं हैं उसके बारे में, कौन सी इवेंट्स हैं उनके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। तो पहली बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव नंबर 1, और तापायनिक उत्सर्जन। थर्मियोनिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद आपने पढ़ा हो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि जब हम किसी धातु की प्लेट पर कोई प्रकाश डालते हैं, प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है,
तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक कैथोड से दूसरे कैथोड पर गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ के अंदर होता है। ये बहुत छोटा सा बेसिक सी जानकारी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में है। और तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन, बात दोनों में वही है कि इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन चलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो एक तो हमने इलेक्ट्रॉन को गति कराई बाय द हेल्प ऑफ लाइट, अब इसमें हम गति कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ हीट। जब हम किसी धातु की प्लेट को गर्म करेंगे तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, जो वे उनको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। वे जो हीट की जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो उसको ग्रहण करके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके वो गति करेंगे, और या तो वो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या फिर निकलकर बाहर तो कभी देखा नहीं जाता, मतलब जो बात की जाती है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ गए, यानी कि एक कैथोड से दूसरे कैथोड पर चले गए, इसका मतलब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब बात ये आती कि इसको इसके साथ कैसे जोड़ा गया है, कि भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो यहाँ पर बेसिक सी जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब जो ये मॉडल है भाई, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं परमाणुओं में, परमाणु में से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या रहा कि जो ये परमाणु का मॉडल है, अगर हम इसको सही मान के चलें तो देखें, इसमें जब इसको हम हीट देंगे और या इसको ऊर्जा देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आसानी से आ जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों प्रभावों की व्याख्या थॉमसन का मॉडल बड़ी आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिक सी जानकारी हो जाती है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि थॉमसन ने अपने मॉडल के अंदर क्या क्या बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर अब जब थॉमसन का मॉडल अगर 100% सही था तो फिर रदरफोर्ड का मॉडल क्यों आया? तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं तो थॉमसन के मॉडल में कमियां थी, इसीलिए तो इसके मॉडल को बाद में गलत साबित किया गया, रॉन्ग बताया गया। अब इसके अंदर कमियां क्या थी वो पढ़ने जा रहे हैं हम कि थॉमसन के मॉडल की कमियां। अब बात सुने आप ध्यान से, जो एक दो पॉइंट इस पूरी वीडियो में समझने की हैं वो यही है, और तो सारी जो उसने बता दिया वो मैंने आपको बता दिया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। तो अब जो मैं बताऊंगा आपको कुछ एक दो पॉइंट समझने के हैं, वही यहाँ आप ध्यान से सुने। पहला पॉइंट है, अगर हम बात करें कि सबसे पहली बात परमाणु का स्थायित्व। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या थॉमसन के मॉडल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जाती है। वो क्यों नहीं मैं बताऊंगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यरत बल बोल सकते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि थॉमसन ने अपने मॉडल में यह कहीं नहीं बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो किस
इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बंधे हुए हैं, अर्थात प्रोटॉन ने उन्हें किस बल या किस प्रकार की ऊर्जा की सहायता से उसने बांध रखा है। क्योंकि आप देखें कि जैसे ये कोई धनावेशित ठोस गोला है, मैं बोल रहा हूं इसमें संपूर्ण भाग में धनावेशित है, इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, पूरे में वितरित इसका द्रव्यमान है। अब ये धनावेशित है, ठीक है, धनावेशित भाग है, और इसमें मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं कुछ इस प्रकार। तो आप जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होना चाहिए, रिपल्शन। जब एक दूसरे के बीच रिपल्शन होगा तो ये गति करना चाहिए और परमाणु से निकलकर बाहर होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो परमाणु बहुत ही स्थायी होता है, उदासीन स्पीसीज है, और परमाणु उदासीन होता है, स्थायी होता है। तो स्थायी क्यों होता है इसके बारे में थॉमसन बिल्कुल भी नहीं बताता है। वो क्यों, आप सुन लें कि अब बात ये आती है, इस पॉइंट की सहायता से इसका आंसर देंगे कि स्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं करता है थॉमसन का मॉडल। तो जब इसने किसी भी, भाई जब मैंने आपको कंक्लूजन वाला जो बताया था कि परमाणु में होता क्या है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल की सहायता से बंधित रहते हैं, मतलब उनमें जो प्रोटॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है प्रबल आकर्षण बल की सहायता से। तो इसने वो तो बाद में बताया था, इसने ऐसा कुछ भी, कोई ऐसा फोर्स भी नहीं बताया जिसकी सहायता से हम कह सकें कि हाँ प्रोटॉनों ने इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखा हुआ है। तो जब नहीं बताया तो इसी के सहायता से उसने स्थायित्व का भी उसने किसी प्रकार की व्याख्या उसने नहीं की कि जब भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए नहीं हैं, बंधे तो हैं पर किस प्रकार है, कौन सा बल कार्य कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो स्थायित्व की व्याख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यरत बल के रीजन के बिना हम नहीं कर सकते हैं। यहीं पर जो थॉमसन का मॉडल है वो फेल हो जाता है। और जो तीसरा पॉइंट आता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, के बारे में थॉमसन का मॉडल व्याख्या नहीं कर सका। अब जब बाद में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उसके जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूं, बिल्कुल पूरा। तो जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ तो उसके जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उन निष्कर्षों के बारे में थॉमसन का मॉडल कोई भी जानकारी नहीं देता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। तो ये कुछ कमियां रही थॉमसन के मॉडल की। परमाणु का स्थायित्व, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्यरत बल, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इस हिसाब से जो पूरा बेसिक सी जानकारी है कि भाई क्यों फेल हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थैंक यू स्टूडेंट्स।